Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject chapter first. In our previous video we already talked about evolution of computer, abacus, Napier bones, Pascal calculator, Leibniz calculator and analytical engine. And now today we will learn about जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं इसके बारे में हम समझेंगे. वो कितनी पीढ़ियाँ हैं, वो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक हमने इसमें इसको डिवाइड है. तो ये स्टार्ट करते हैं. एज द टाइम पास्ट द डिवाइस ऑफ मोर सुटेबल एंड रिलेबल मशीन वॉज नीड. जैसे जैसे समय बीतता गया हमें ज़्यादा सूटेबल और रिलेबल मशीन्स की ज़रूरत होने लगी, विच कुड परफॉर्म अवर वर्क मोर क्विकली, जिससे हम हमारा जो वर्क है वह और ज़्यादा जल्दी से कर सकें. ड्यूरिंग दिस टाइम इन द ईयर 1946, और इस समय के दौरान ईयर दे रखा है यहाँ पर हमें 1946 ईयर में द फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड ENIAC वाज डेवलप्ड. 1946 में हमारा सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है जिसका नाम ENIAC है वो डेवलप हुआ. एंड इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. और जब ये ENIAC कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ तब ये हमारे कंप्यूटर की करंट जनरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था. देयर आर टोटली 5 कंप्यूटर जनरेशंस नॉन टिल डेट. और आज की डेट से लेकर अभी तक टोटल 5 जनरेशंस है कंप्यूटर की. अब हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे. फर्स्ट जनरेशन जो कि 1940 से 1948 तक थी, इसमें अब देखते हैं. ENIAC was the world's first successful electronic computer which was developed by the 2 scientists. जो ENIAC कंप्यूटर है दुनिया का सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसको 2 साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, जिनके नेम यहाँ पे हमको दे रखे हैं, JP इकर्ट एंड JW मोची. इन दोनों ने इस फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया है जो कि उन्होंने 1946 में किया था. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. और तब जब से ये जो 1946 में JP इकर्ट ने और JW मोची ने जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया था, ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था. द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC इज, अब यहाँ पे आपको ENIAC की फुल फॉर्म बता रखा है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, याद करेंगे. एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC. तो द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. जो ENIAC का यहाँ पर फुल फॉर्म आपको बताया गया है, याद रखना है. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ENIAC वाज ए वेरी ह्यूज एंड बिग कंप्यूटर. जो ENIAC है वो बहुत ही विशाल और बड़ा कंप्यूटर होता है. एंड इट्स वेट वॉज 30 टन्स. और इसका जो वजन है, वेट है, वो 30 टन्स होता था. इट कुड स्टोर ओनली लिमिटेड और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. और ENIAC कंप्यूटर में हम लिमिटेड मात्रा में, कुछ ही मात्रा में हमारा डाटा, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रख सकते थे. इनिशियली इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर द कंसेप्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड. और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था. वैक्यूम ट्यूब उसमें यूज किए जाते थे. आप यहाँ पे उसका फोटो भी दे सकते हैं. यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का आपको फोटो दे रखा है. ओके. ए वैक्यूम ट्यूब वाज सच एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच हैड very less work efficiency and so it could not work properly and it required a large cooling system. और जो वैक्यूम ट्यूब है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होने की वजह से इसमें जो वर्क करने की जो बहुत ही कम एफिशिएंसी होती थी
और ये सही से भी वर्क नहीं कर पाता था और इसको कूलिंग सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। अब सेकेंड नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं, पेज नंबर 10 पर सेकेंड जनरेशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि 1959 से 1963 तक सेकेंड जनरेशन के बारे में दे रखा है। एज द डेवलपमेंट मूव्ड फर्दर द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर नॉक द डोर। जैसे जैसे विकास होता गया हमें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ने दरवाजा खटखटाया। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। और जो सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। ए ट्रांजिस्टर इज मच स्मॉलर इन द साइज देन दैट ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब। और जो जो ट्रांजिस्टर होते थे वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में साइज में बहुत ही छोटे होते थे। एज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिक्रीज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की साइज डिक्रीज हुई, कम हुई, फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर के रूप में, द साइज ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो डिक्रीज। जैसे जो वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर की साइज बड़ी होती थी और जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, जिससे कंप्यूटर की साइज भी में कमी आई। मतलब उसके जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो कंप्यूटर होते थे उनकी साइज भी छोटी हो गई एंड इट बिकम मच स्मॉलर देन दैट ऑफ अर्लियर कंप्यूटर। और ट्रांजिस्टर का यूज होने की वजह से जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है उनकी जो साइज है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में बहुत छोटी हो गई। या हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर के फोटो भी देख सकते हैं, या ऐसे ट्रांजिस्टर हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होते थे। अब थर्ड जनरेशन के बारे में दे रखा है यहाँ पे 1964 से 1970 तक। The third generation computers were invented in the year 1964। जो थर्ड जनरेशन यहाँ पे इन्वेंट हुई है वो 1964 से स्टार्ट हुई है। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर IC integrated circuits were used as the electronic component for computers। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। The development of IC gave birth to a new field of microelectronics। और IC इंटीग्रेटेड सर्किट के डेवलपमेंट से विकास से एक न्यू फील्ड का जन्म हुआ जिसे हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ IC इज नॉट ओनली इट्स स्मॉल साइज बट इट्स सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी देन द प्रीवियस सर्किट्स। और जो IC का जो विकास हुआ इसका मुख्य एडवांटेज हमको ये नहीं कि उसकी केवल साइज छोटी थी, बट उसकी जो विश्वसनीयता उससे जो हम परफॉर्म करते हैं वो ज्यादा विश्वसनीयता होता था। इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय TS किल्बी। और ये सबसे फर्स्ट में TS किल्बी द्वारा डेवलप किया गया था। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हायर कैलकुलेटिंग स्पीड। और जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे इनकी परफॉर्म करने की जो स्पीड होती थी बहुत ही फास्ट होती थी और जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो भी बहुत ही ज़्यादा विशाल मात्रा में ह्यूज मात्रा में उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट इसको हम बोलते हैं। ये थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर में यूज होते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में 1970 से प्रेजेंट अभी तक जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उसमें इसके बारे में आप बता रखा है। दिस इज द जनरेशन वेयर वी आर वर्किंग टूडे। अब जो ये फोर्थ जनरेशन है इसमें जहां हम अभी वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। द कंप्यूटर्स विच वी सी अराउंड अस बिलोंग टू द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर्स हम हमारे आसपास चारों ओर जो देख रहे हैं वो सारे कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है
वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का मेन कंसेप्ट होता है। ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए सिंगल चिप LSI circuit which is used in a computer for any arithmetical or logical function to be performed in any program। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है एक छोटा सा चिप होता है जिसका यूज हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का अरिथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए करते हैं। इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स द साइज ऑफ कंप्यूटर became very small and it performs fast and efficiently। और जो फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर होते हैं उनकी साइज बहुत ही छोटी हो चुकी है, बहुत ही छोटी होती है और ये बहुत ही फास्ट स्पीड से वर्क करते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। यहाँ पे हम LSI को देख सकते हैं कि ये सब माइक्रो प्रोसेसर होता है। फिफ्थ जनरेशन के बारे में दे रखा है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। इन न्यू टेक्नोलॉजी दैट मेक कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन। अब जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे कंप्यूटर भी ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। दिस जनरेशन इज स्टिल इन डेवलपमेंट। और जो फिफ्थ जनरेशन है ये इस पर अभी भी डेवलपमेंट मतलब विकास कार्य चल रहा है। द गोल इज टू डेवलप डिवाइसेस विच रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। There are some applications such as robotic that are being used today। अब जो फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर है इसमें इसका डेवलप करने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि इससे हम ऐसी डिवाइस को डेवलप कर सकें जो नेचुरल लैंग्वेज के रूप में इनपुट ले सके और सेल्फ डिसीजन मतलब खुद से अपने निर्णय लेने की उसमें क्षमता हो, ऐसे डिवाइस की विकास कार्य उस पर अभी भी जारी है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने आज सारी जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बारे में पढ़ा। उनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होते हैं ये समझा। जैसे फर्स्ट में हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज होता था, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है, फोर्थ में LSI मतलब माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे सारे हमने इसमें पढ़ लिया है। अब हम पेज नंबर 13 पर जो एक्टिविटी दे रखी है इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी फर्स्ट में क्वेश्चन, राइट द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस। तो इसमें आपको जनरेशन दे रखा है और ईयर दे रखा है। आपको यहाँ पे जनरेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। ये कौन सी ईयर में, इनके ईयर्स हमको यहाँ पे राइट करने हैं। तो हम यहाँ पे इसमें राइट करते हैं जैसा कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है जनरेशंस के बारे में। तो जो फर्स्ट जनरेशन हमारी होती है वो 1940 से 1958 तक होती है। सेकेंड जनरेशन होती है 1959 टू 1963। थर्ड है हमारी 1964 टू 1970। फोर्थ है हमारी 1971 टू प्रेजेंट। एंड फिफ्थ है हमारी प्रेजेंट टू प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो आपको इसको अपनी बुक में भी राइट करना है। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हम। यहाँ पर हमारा पेज नंबर 14 पर जो है क्वेश्चन नंबर ए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, विच डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय चाइनीज टू कैलकुलेट लार्ज नंबर्स।
जो चाइनीज द्वारा ऐसी कौन सी डिवाइस को इन्वेंट की गई थी जिसका यूज़ हम लार्ज नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें 4 क्वेश्चन हैं, ये आप कर सकते हैं। तो आपको केवल करना ये है, होमवर्क आपका यह है कि पेज नंबर 14 जो है आपका, ये पेज नंबर 14 जिस पे आपको क्वेश्चन नंबर A, B और C है, ये तीनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में फाइंड करना है और आपको बुक में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर A जो है टिक द करेक्ट आंसर के 4 क्वेश्चन को, जो राइट आंसर है उसके सर्कल में आप राइट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, इसमें आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड करने हैं और आपकी बुक में इसको फिल करना है, आंसर्स को यहाँ पे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैंने अभी आपको लेसन में अभी इनिक के बारे में आया था तो बताया था कि आपको इसको अच्छे से लर्न करेंगे ताकि हम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका फुल फॉर्म लिख सकें। यहाँ पे आपको IC, ENIAC, ALSI और नेक्स्ट पेज पे जो VLSI और AI दे रखा है, इसके फुल फॉर्म फाइंड करना है और इसको कंप्लीट करना है। तो होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर A, B, C पेज नंबर 14 के करना है, फाइंड करके आपको उसको पूरे पेज के 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।